तो आज मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे। मूल्यांकन इन टीचिंग, शिक्षण में मूल्यांकन का क्या मतलब है। इवैल्यूएशन सिस्टम इन टीचिंग। देखिए, मूल्यांकन का मतलब होता है कि मूल्य का अंकन करना, मूल्य का मापन करना। तो अब सवाल यह है कि मूल्य का मतलब क्या होता है। तो मूल्य का सामान्य अर्थ तो कीमत होता है, लेकिन मूल्य का सामान्य अर्थ कीमत होता है, इसका मतलब ये नहीं कि मूल्य का कोई और अर्थ नहीं होता है। मूल्य का अर्थ स्वभाव भी होता है, मूल्य का अर्थ व्यवहार भी होता है, मूल्य का अर्थ धर्म भी होता है। जैसे अग्नि का ये स्वभाव है कि आपको जलाएगी, तो वो अग्नि का मूल्य भी हुआ। जैसे कहते हैं कि विद्यार्थियों का ये धर्म है कि वो स्टडी करें, तो विद्यार्थियों का ये मूल्य है और हम उन्हीं का व्यवहार का आकलन करते हैं। तो लिखिए, मूल्यांकन का अर्थ व्यवहार का आकलन करना, व्यवहार का मापन करना, कीमत का पता लगाना, ये सब मूल्यांकन का अर्थ है। शिक्षण में मूल्यांकन का अर्थ ये हुआ कि किसी व्यक्ति के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, उसी का मापन किया जा रहा है। किसी व्यक्ति के या किसी लर्नर के, अधिगमकर्ता के, मैं स्क्रीन शेयर करके बात करूंगा और आज कुछ क्वेश्चंस भी भेजा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। मैं इसके बाद पढ़ने के तुरंत बाद वो क्वेश्चन हम करेंगे। क्या बताइए कि मैं शेयर कर पा रहा हूं? मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, आप सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। जी, Yes, sir. पहले से लिखा हुआ है मूल्यांकन। देखिए देखिए, मूल्यांकन ये है कि कोई लर्नर है, कोई अधिगम करता है। अधिगमकर्ता का मतलब सीखने वाला, जो सीख रहा है, उसके व्यवहार में कैसा परिवर्तन आया, इसी का मापन कर रहे हैं हम। समझ रहे हैं? तो व्यवहार में कैसा परिवर्तन है, इसको मापन करते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ काम होता है मूल्यांकन का। जैसे फीडबैक की प्राप्ति होती है, यानी कि उससे हम प्रतिपुष्टि ले लेते हैं मूल्यांकन करके। मोटिवेट भी हम उसे कर सकते हैं, प्रेरित भी कर सकते हैं। कंपटीशन इसलिए भी कराया जाता है कि हम एक प्रेरणा दे सके। बेटर गाइडेंस के लिए तो करते ही हैं, अच्छा उसे रास्ता प्रदान कर सके, इसलिए भी करते हैं। उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसा है? देखिए, प्रोग्रेस रिपोर्ट मूल्यांकन पर ही डिपेंड करता है। और उच्च शिक्षा में प्रोग्रेस रिपोर्ट का मतलब आप जानते ही, प्रगति रिपोर्ट कैसे बनती है? तो आपके मूल्यांकन करके बनती है। आपकी प्रगति रिपोर्ट आप दूसरा कोई साइन करता है, दूसरा आकलन करता है। जैसे रिसर्च में आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट की ये पास कराया जाता है, यानी कि आपके सुपरवाइजर, डीआरसी इसको पास करेगी। तो पास करेगी तो क्या है? आपका मूल्यांकन ही तो कर रही है। उसके बाद शिक्षण में, एजुकेशन सिस्टम में कोई डिसीजन मेकिंग करना है, आपको प्लानिंग करना है, कोई प्लान कर रहे हैं आप, उसके लिए भी मूल्यांकन जरूरी है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षण में मूल्यांकन की अहम भूमिका है। बिना मूल्यांकन का शिक्षण पॉसिबल नहीं है। बिना मूल्यांकन का शिक्षण अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाएगा। मैं समझा पाया कुछ? दीज आर द फंक्शन ऑफ इवैल्यूएशंस। ये लिख लीजिए, फीडबैक, मोटिवेशन, बेटर गाइडेंस, प्रोग्रेस रिपोर्ट, एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग। दीज आर द फंक्शन, या फंक्शन है किसका? इवैल्यूएशन का। ये फंक्शन है जिसको इस फंक्शन के द्वारा, इस मूल्यांकन के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि विद्यार्थियों में किस चीज की कमी है, उसे क्या आगे देना है, वह किस दिशा में जा रहा है, उसे कैसे हम अपने टीचिंग मेथड में सुधार कैसे लाएं। ये सारी बातें आप मूल्यांकन के द्वारा पता लगा सकते हैं। एक बात और, मूल्यांकन में के प्रोसेस में, टीचिंग में जो मूल्यांकन होता है, उस प्रोसेस में सिर्फ विद्यार्थियों का ही मूल्यांकन नहीं होता है। उस इवैल्यूएशन से शिक्षक के बारे में भी इवैल्यूएशन हो जाता है, टीचिंग मेथड के भी इवैल्यूएशन हो जाता है और पूरे संस्थान का भी इवैल्यूएशन हो जाता है।
विद्यार्थियों का अचीवमेंट कैसा रहा, यह इस बात का सूचक है कि एजुकेशन किसी इंस्टीट्यूशन में कैसा दिया जा रहा है। उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में टीचर्स कैसे हैं। और आप एक बात बताइए, जो NIRF की रैंकिंग होती है, आप सब जानते हैं हर साल विश्वविद्यालयों की रैंकिंग दिया जाता है, तो उसमें रैंकिंग जो प्रदान किया जाता है वो किसके मूल्यांकन पर? वो विद्यार्थियों के मूल्यांकन का रिजल्ट जमा किया जाता है कि हमारे यहाँ से इतने बच्चे ये एग्जाम क्वालिफाई किए, हमारे यहाँ से इतने बच्चे इस रिसर्च को ये फेलोशिप पाए, हमारे यहाँ से इतने बच्चे ये अपना थीसिस लिखे, इतना पेपर लिखे, इतना पेपर स्कोपस इंडेक्स में प्रकाशित हो गया, इतना पेपर UGC लिस्टेड जर्नल में प्रकाशित हो गया। इन सारे रिपोर्टों के आधार पर इंस्टीट्यूशन का मूल्यांकन होता है। तो आप देख रहे हैं ना कि विद्यार्थियों के मूल्यांकन पर संस्थान का मूल्यांकन और शिक्षक का मूल्यांकन उसी पर डिपेंड कर रहा है। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? मूल्यांकन कितना जरूरी है। उसके बाद कुछ लोगों ने मूल्यांकन की कुछ परिभाषाएं कही है। परिभाषाएं सिर्फ सुन लीजिए, लिखने की कोई जरूरत। अरे बाप रे, ये कौन सा है जी, कौन आदमी है ये? माइक बंद कर लीजिए, जो भी है चिल्ला रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मूल्यांकन के बारे में कई लोगों ने कई बात कही है, जैसे कि MN डेनकरर, सुन लीजिए केवल, लिखना नहीं है। कहते हैं कि मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित रूप में की जा सकती है जो इस बात को निश्चित करती है कि विद्यार्थी किस सीमा तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया है, किस सीमा तक, किस लिमिट तक कोई अचीव किया है, इस बात को पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। कोई विशेष बात नहीं कहे हैं। आइए अब हम कुछ बातें और हम लिख रहे हैं आपके सामने, जिसको आप नोट करिएगा। ये तो लिख लिए ही हैं, अभी जो हमारे बोर्ड पर है ये तो आप लिख लिए हैं ना। ये सब फंक्शन है, मूल्यांकन के फंक्शन है ये सब नोट कर लीजिए। इसके अलावा और कुछ बातें हम नोट कर लिखवा रहे हैं, जरा उसको भी लिखिए। चलिए लिखिए, पाठ्यक्रम में सुधार। लिखिए तो पाठ्यक्रम में सुधार, पाठ्यक्रम में सुधार। आप सिलेबस में कुछ करेक्शन होगा तो वो मूल्यांकन के आधार पर कर सकते हैं, ठीक है। देन लिखिए, सब स्टार बनाकर लिखते, चयन करना हो, अगर कहीं मान लीजिए किसी का कहीं सिलेक्शन करना हो, विद्यार्थियों का सिलेक्शन करना हो या टीचर का सिलेक्शन करना हो, तो वो भी मूल्यांकन से। सिलेक्शन, सिलेक्शन। उसके बाद लिखिए, अगर वर्गीकरण करना हो, वर्गीकरण, कुछ ग्रुप्स बनाने हो अगर क्लास में ही, तो आप उसको भी मूल्यांकन के थ्रू कर सकते हैं। ये भी इसके फंक्शन है, कुछ स्पेशल फंक्शन है, ठीक है। प्रमाण पत्र, अगर आपको प्रमाण पत्र प्रदान करना है, प्रमाण पत्र प्रदान करना है किसी को, तो भी आप मूल्यांकन के आधार पर ही करेंगे, ठीक है। रिवार्ड देना है, अवार्ड देना है, ये सब मूल्यांकन पर, ये सारे फंक्शन इवैल्यूएशन पर डिपेंड है, ठीक है। उद्देश्यों का निर्धारण करना है, उद्देश्यों का निर्धारण करना है आपको, तो भी वो मूल्यांकन पर, किस लेवल की शिक्षा दी जाए, यानी लेवल ऑफ टीचिंग भी डिपेंड करता है मूल्यांकन पर, ठीक है। तो ये सारे इसके फंक्शन है, ये सब इसके फंक्शन है मूल्यांकन के, ये सब कार्य है। इतना काम आप मूल्यांकन से कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप सब समझ गए, अब विशेष इस पर बोलने की जरूरत नहीं। जो बात मुझे इंपॉर्टेंट बात है जो बतानी है, वो तो मैं अभी बताया ही नहीं, और वो जानबूझ के अभी नहीं बता रहा हूं कि थोड़ा सा भूमिका बांध दिया जाए। पहला पहला इंपॉर्टेंट बात, कैसी होनी चाहिए, मूल्यांकन कैसे होनी चाहिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत मूल्यांकन होना चाहिए। विद्यार्थियों का मूल्यांकन
सतत होना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर आप मूल्यांकन रोक दीजिएगा तो उसकी प्रगति भी रुक जाएगी। क्या इस बात से कोई असहमत है? आपत्ति है? नो नो सर, सतत और व्यापक मूल्यांकन। चलिए, भारती बोली है ना ये बात। यस सर। व्यापक मूल्यांकन, भारती की बात लिख दिया, कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होना। कंप्रिहेंसिव होना चाहिए। ऐसा मूल्यांकन होना चाहिए जो ओवरऑल डेवलपमेंट का पता लगा सके। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ एक क्षेत्र का विकास नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से है ना। तो सर्वांगीण विकास क्या मतलब हुआ? ओवरऑल डेवलपमेंट। तो आपके मूल्यांकन में भी वो क्षमता होनी चाहिए कि जिसका मूल्यांकन कर रहे हैं उसका मूल्यांकन आप ओवरऑल डेवलपमेंट का आकलन कर सके। जैसे देखिए, एक बात मैं और बताऊं, रुक जाइए थोड़ा सा, ये तो नोट कर ही लीजिए। इसके अलावा और कुछ बात बता रहा हूं, आ जाइए। आपको क्या लगता है कि यूजीसी नेट में या किसी एग्जाम में सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन सही करा करा करके वो सही मूल्यांकन कर पाते हैं किसी विद्यार्थी का? ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से आप रियल में मूल्यांकन कर पाइएगा कि यह व्यक्ति प्रोफेसर बनने लायक है कि नहीं, या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने लायक है कि नहीं? क्या ये मानक सही है? बिल्कुल सही नहीं। किसी भी परीक्षा में जिसमें कि केवल ऑब्जेक्टिव मार्क्स से कर लिया जाता है, संभव वो बेहतर नहीं। लेकिन चूंकि होता क्या है कि पार्शियलिटी ना हो, इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लिए जाते हैं। संख्या इतनी ज्यादा है कि निकाले कैसे, छांटे कैसे योग्य, तो इसलिए लिया जाता है। नहीं तो ओवरऑल डेवलपमेंट तो तब हो पाएगा ना कि जब आप ऑब्जेक्टिव भी लिए, उसके बाद सब्जेक्टिव ओपिनियन मतलब सब्जेक्टिव भी लिए, पर्सनालिटी टेस्ट भी लिए, इंटरव्यू भी लिए। ये तीनों प्रक्रिया जिस एग्जाम में होता है, तब जाकर आप व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता सही से लगा सकते हैं। बात मैं जो कह रहा हूं आप उससे सहमत हैं? कोई व्यक्ति किस व्यवहार का है, उसका व्यवहार कैसा है, यह बात आप ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन से कैसे पता कर सकते हैं? नहीं पता कर सकते। बट क्या करें, मजबूरी है, पार्शियलिटी कर देंगे लोग। एक दो बातें, जेएनयू की परीक्षा आप सब जानते थे कि पहले सब्जेक्टिव हुआ करता था, यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर लिखा जाता था और तब जाके वहां पर एडमिशन दिया जाता था। उस परीक्षा में आप उसके बाद इंटरव्यू भी लिया जाता है। एक आक्षेप कई मतलब लगता था, एक अफवाह ये फैलाई जाती थी कि जो विद्यार्थी वामपंथ विचारधारा से प्रभावित होकर अपना उत्तर लिखता है, उस धारा वालों को वहां चुन लिया जाता है। यह आक्षेप लगता था। तो जहां पर डिस्क्रिप्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से मूल्यांकन किया जाता है, इस बात की संभावना तो बनी ही रहती है कि वहां पर एक खास विचारधारा के लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा या जिसको चाहे उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इससे बचने के लिए कंप्रिहेंसिव मूल्यांकन करना चाहिए। कंप्रिहेंसिव मूल्यांकन का मतलब ये हुआ कि व्यापक स्तर पर हो, जिसकी मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, याद करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, विचार करने की क्षमता, एक्सप्रेस करने की क्षमता, इस सब का पता लगाया जा सके। मूल्यांकन सही मायने में अपने आदर्श स्थिति में वैसा ही होना चाहिए। क्या मैं कुछ समझा पा रहा हूं? व्यापक का मतलब समझा पाया कि कॉम्प्रिहेंसिव में क्यों बोला? कॉम्प्रिहेंसिव में मूल्यांकन को क्यों बोला? क्योंकि उससे सर्वांगीण विकास का पता चल जाता है। अब मान लीजिए कि शिक्षक का चयन आप कर रहे हैं। शिक्षक का चयन कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन से चयन कर लीजिए। रट के भी तो पा सकता है ना। अरे कोई रट करके 100 में से 50-60 तो आराम से ला सकता है, 70 भी ला सकता है, 80 भी ला सकता है। तो इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि जो
कम मार्क्स लाए ऑब्जेक्टिव टाइप में, वो पढ़ाने के लायक नहीं। ऐसा तो नहीं है ना। बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है परीक्षा हॉल में कि आपका मूड कैसा है, माहौल कैसा है। इसलिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से जो मूल्यांकन किया जाता है वो सबसे दोयम दर्जे का मूल्यांकन है। बट क्या करें, करने वाले कर रहे हैं तो करने दीजिए। खैर, शिक्षक का मूल्यांकन खास करके तीनों स्तर पर होना चाहिए: मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और एक्सप्रेशन, कि वो कैसा एक्सप्रेस करेगा, वो व्यवहार उसका कैसा है। तो ये बात मुझे थोड़ी बतानी थी। कुछ बोलना चाहेंगे कोई? आगे बढ़ जाएं? चलिए, ये तो हो गया। अब एक बात है कि व्यापक रूप, ये दोनों बात लिख लिए ना कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस होना चाहिए और दूसरा कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस के बाद कैसा होना चाहिए, व्यापक। कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। क्यों क्यों होना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव? क्योंकि उससे ओवरऑल डेवलपमेंट का पता चलता है। उस व्यक्ति की सारी योग्यताओं या उससे उस व्यक्ति के सभी विचारों का पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये तो हो गया। अब जरा देख लेते हैं टाइप्स कितने होते हैं, मूल्यांकन के टाइप्स क्या होता है। टाइप्स, फिर वही बात, बंटवारा। मैं जब भी बंटवारा करता हूं किस लिए करता हूं बताइए? बंटवारा किस लिए? सुविधा के लिए, सुविधा के लिए। सुविधा के लिए। एकदम जीवन भर याद कर लीजिएगा लोग कि बंटवारा सिर्फ सुविधा के लिए होता है। पहला बंटवारा क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव यानी गुणा, मात्रात्मक। मात्रात्मक, किसी व्यक्ति को अंक दे दिया जाए मात्रा के अनुसार, कितनी मात्रा में वह अंक पाया उसको अंकों में बांट दिया जाए, वह क्वांटिटेटिव मूल्यांकन कहा जाता है। जैसे कि रिटेन टेस्ट हो गया, रिटेन टेस्ट करा लीजिए। और इस रिटेन में भी दो तरह के, ऑब्जेक्टिव और क्या, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव का मतलब होता है विषयनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, और इसको होता है वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ। यानी कि ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन में सबका उत्तर एक समान होगा, एक जैसा उत्तर आपको मिलेगा। तो जब व्यक्तियों के या मेमोरी पावर का जांच करना होता है या ये देखना होता है कि व्यक्ति रीजनिंग कैसा है उसका, तो एक पैरामीटर सेट कर दिया जाता है कि अगर इस आंसर को दे रहा है तो मान लिया जाएगा कि वो योग्य है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में एक प्रिस्क्राइब्ड उत्तर देने वाले व्यक्तियों का चयन किया जाता है। आप सब जानते हैं, मुझे अब ज्यादा इस पे कहने की। सब्जेक्टिव अलग अलग हो सकता है, विचार जानने के लिए, किसी का विचार जानने के लिए, किसी का मत जानने के लिए, ठीक है। आलोचनात्मक प्रश्न, आलोचनात्मक, आज आलोचनात्मक का मतलब समझ रहे हैं ना, आलोचना करना है। समालोचनात्मक कह लीजिए इसको, समाल, हाँ, क्रिटिक, समालोचना, क्रिटिक, क्रिटिकल प्रश्न, क्रिटिकल, क्रिटिकल आप लिखवा लीजिए आंसर। तो ये सारे एग्जाम्पल क्वांटिटेटिव का ही है। हाँ, ये दोनों दोनों क्वांटिटेटिव का है। जो रिटन टेस्ट है वो दो तरह का हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है, सब्जेक्टिव हो सकता है। और इसका मकसद, इसको मात्रा में बांट दीजिए, मात्रा दे दीजिए, उस पर अंक दे दीजिए, अंक दे दीजिए उस पर, कितना अंक पाया, ठीक है। इसके बाद दूसरा मूल्यांकन होता है क्वालिटेटिव। दूसरा जो मूल्यांकन है सर, वस्तुनिष्ठ क्यों किया जाता है मूल्यांकन? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। याद जांचने के लिए कि वो उसको याद है कि नहीं,
या जो समाज में प्रिस्क्राइब्ड चीजें हैं, यानी पहले से निर्धारित चीजें हैं, क्या उसको पता लगा सकता है कि नहीं, उसको जानता है कि नहीं। यानी आपकी मस्तिष्क की क्षमता जांचने के लिए किया जाता है, और कोई चीजें कुछ सेट है, उसका उत्तर सेट है, उसको देखा जाता है कि क्या जो प्रिस्क्रिप्शन है उसका जानकारी है कि नहीं, उसकी जानकारी है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से हो जाता है। ठीक है, एक्यूरेसी कितना है, जल्दी में जब मूल्यांकन करना होता है तो आप हम सब ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को जाता है। तो लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में कब कब, जब याददाश्त जांचना हो, जब निर्धारित चीजों के बारे में पता लगानी हो, जब जल्दी में मूल्यांकन करना हो, और जब नंबर्स ज्यादा हो जहां पर, ये जब सिचुएशन क्रिएट होता है ना, तब ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिया जाता है, करना चाहिए। अब आप देखिए ना, जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, यूपीएससी तो मुझे लगता है सब लोग जानते हैं, इसमें 3-4 फेज होता है। एक पीटी हो गया, मेन हो गया, फिर उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट, एक फिर पीटी हो गया। तो ये पीटी का मतलब प्रीलिम्स, प्राइमरी, ठीक है ना, प्राइमरी एग्जाम। यही तो हो जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप। ये ऑब्जेक्टिव टाइप हो। अच्छा एक बात बताइए, ये क्यों होता है? ये आईएएस बनाने के लिए जो प्रीलिम्स होता है, वो आईएएस बनाने के लिए होता है। इस भीड़ को निकालने के लिए। भीड़ हटाइए, प्री टेस्ट होता है ना, वो ये होता है कि उसकी बेसिक जानकारी कितनी है, बस। और नहीं, इसके अलावा ही नहीं, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि अगर हम ये मेन एग्जाम सब लोगों से लेने लगे ना, तो आईएएस का रिजल्ट 5 नहीं 10 सालों में आएगा। 10 साल में आईएएस का रिजल्ट आएगा, एक बार एग्जाम लिया जाएगा तो। ये लाखों में लगभग 5 लाख लोग भरते एग्जाम में बैठते हैं, कुछ तो शौक से बैठ जाते हैं। अरे गांव में तो लोग आईएएस का फार्म वार्म भर के शादी भी कर लेते हैं। क्या कर रहे हो? तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। यही पर शादी हो गई, दहेजों मिल गई, ब्याहो हो गई, आईएएस का छोड़ा ना, पीटीओ ना निकली। तो भीड़ छांटने के उद्देश्य से भी ये परीक्षा लिया जाता है। मैं कुछ समझा पा रहा हूं? जी सर जी, इस बार मेरी सिस्टर का निकल गया है मेंस। बहुत बहुत धन्यवाद। मेन हाँ जी सर। तो एकदम आईएएस बनने लायक है। हाँ सर, मेंस उसका शुभ- 3 चीजों में निकल गया है, सचिवालय में भी निकल गया है और पीपीएस शुभकामना, शुभकामना उनको। चलिए, हम ये कह रहे थे कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होता है, ये एक महज भीड़ छांटने की प्रक्रिया है, याददाश्त चेक करने की प्रक्रिया है, प्रिस्क्राइब्ड चीजें आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं उसकी प्रक्रिया है, बस अपडेट है कि नहीं है उसकी प्रक्रिया है। जो मुख्य एग्जाम जो होता है ना, वो मेन है, और पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू है। वास्तव में इस दोनों के आधार पर ही सिलेक्शन होता है, और इसका तो मार्क्स भी नहीं जुड़ता है। ये पीटी में आप कितना प्रीलिम्स एग्जाम में कितना लाए हैं, इससे कोई मतलब नहीं। बस एक कट ऑफ दे दिया जाता है कि इतना के बाद वालों को चुन लिया, वो भीड़ छांटने के लिए, बस मेन ये एग्जाम है। और इसी एग्जाम में ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है। आप सब इसका सिलेबस अगर नहीं भी देखे होंगे कभी, तो शौक से देख लीजिएगा यूपीएससी का सिलेबस। एक बार अगर आप सिलेबस से गुजर जाइएगा ना, तो मुझे लगता है कि फिर जीवन में एक आईएएस बने या ना बने, एक सभ्य नागरिक तो जरूर बन जाइएगा। इस सिलेबस में इतना पावर है। खैर, बात से भटके नहीं, आइए मुख्य बात पर आते हैं कि पहला तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ टेस्ट और रिटन, दो तरह का टेस्ट। क्वालिटेटिव मूल्यांकन, क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन। देखिए, क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? यह जो है ना, पहली बात की सतत मूल्यांकन, यानी कंटिन्यूअस मूल्यांकन है, और इसमें बिहेवियर का आकलन किया जाता है। व्यवहार कैसा है, विचार कैसा है, इसका आकलन किया जाता है।
एक सतत मूल्यांकन है, बहुत लंबी प्रक्रिया है ये। आप इसको आधे घंटे और 1 घंटे में नहीं कर सकते। ये अवलोकन के लिए अवलोकन करके होता है, अवलोकन, ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज को। अवलोकन कई दिनों तक निगरानी में रखा जाता है। आप एक एसएसबी जानते हैं, सीडीए sir. एनडीए वगैरह के एग्जाम Yes, sir. आप Yes, जानते हैं sir. ना, Yes, sir. उस एसएसबी इंटरव्यू होता है। सीमा सुरक्षा बल, नहीं, Service Selection Board. सीमा सर्विस सशस्त्र बल। अरे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, Service Selection Board. वो भी होता है, सीमा सुरक्षा बल भी है। 7 डेज लगभग चलता है, 5 to 7 डेज। 5 to 7 डेज आपका मूल्यांकन होता है। अब मैं आपको और कुछ बातें बता रहा हूं। 5 to 7 डेज में आपके व्यक्तित्व के हर पहलू का जांच कर दिया जाएगा। जैसे आपको कोई फिगर दिखाया जाएगा कि फिगर देखिए और वो फिगर क्या कह रहा है लिखिए। डिबेट कराया जाएगा, आपके शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, रीजनिंग कराया के लिए दिया जाएगा। ब्रेन स्ट्रॉमिंग आप लोग जानते हैं, कुछ टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर सोचिए, उस पर बोलिए। एक्सटेम्पोर स्पीच करवाया जाएगा, पहले से बिना तैयारी के कुछ दे दिया जाएगा कि इस पर बात करिए। खाते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, ये सबका मूल्यांकन किया जाता है। अवलोकन करने वाले ये भी अवलोकित करते हैं, ध्यान रखिए इस बात का। ये होता है क्वालिटेटिव मूल्यांकन। एक बात बताइए, मूल्यांकन ही तो हम करते हैं अगर किसी को देखने जाना होता है तो। शादी विवाह में अगर हम किसी को देखने जाते हैं, लड़का लड़की, तो वहां क्या करते हैं? वहां भी हम मूल्यांकन ही करते हैं। बहुत गहन गहन जांच भी कुछ कुछ महिलाएं करती है। गहन जांच का मतलब ये है कि आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछ दिया जाएगा जिससे कि आपका व्यवहार कैसा है वैसे पता चल जाएगा। हम देखे भी हैं, कुछ बूढ़ी औरतें जब गई लड़की देखने तो वो ऐसा सवाल पूछेंगी कि उसका उत्तर जान करके आप बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। तो जब व्यक्ति के स्वभाव के बारे में, व्यवहार के बारे में, विचार के बारे में और वास्तविक पर्सनालिटी उसकी कैसी है, जब आपको पता लगाना होता है, तब क्वालिटेटिव मूल्यांकन की तरफ जाते हैं। मैं समझा पाया कुछ? हालांकि हम उधर नहीं जाएंगे, हम अभी शिक्षण की बात कर रहे हैं। तो शिक्षण में भी क्वालिटेटिव मूल्यांकन होता है, हर जगह होता है। अब हर जगह का मतलब यह है कि शायद आपको पता नहीं चले, लेकिन वो मूल्यांकन एग्जिस्ट करता है। जैसे आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट ही है पीएचडी में ही, तो उसमें आप डिसिप्लिन कैसा मेंटेन किए हैं 6 महीना, इस बात की भी देखी जाती है कि आप कैसा आप डिसिप्लिनरी जो रूल्स रेगुलेशन है उसका पालन किए हैं कि नहीं किए। तो खैर, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मूल्यांकन समझ गए? आप ये समझ गए कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मूल्यांकन में अंतर क्या है? मैं समझा पाया? किसी को कोई परेशानी, आपत्ति? कहिए कि सर अगर हम क्वालिटेटिव मूल्यांकन करते हैं तो उसमें अंक कैसे देते हैं? ये भी तो बात है, अंक तो वहां भी देना है क्योंकि मूल्य का वहां भी अंकन कर रहे हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। वो जैसे रेटिंग कर लिया जाता है, रेटिंग करा लिया जाता है किसी से, रेटिंग स्केल। उसके बाद किसी से आपके बाद, जैसे आप देखिए आजकल मुझे इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। जैसे मैं कहीं भी फॉर्म भरता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसमें 2 लोगों का नंबर मांगता है। 2 लोगों का आप ईमेल आईडी दीजिए, 2 लोगों का नंबर दीजिए, रेफरेंस दीजिए। हाँ वही है, वो मूल्यांकन ही है एक तरह से। देखिए तो क्या हुआ, मैं सोचा कि थोड़ा एगो ऐसा ईमेल आईडी दूं जो मेरे पर ही आए, जरा देखूं कि वो क्या करता है।
अब सुन रही है सब ये मेरी डिपार्टमेंट वाली बच्चियां, तो फिर ये तो अनैतिक हो गया काम। तो गुरुजी को फोन किया, बुजुर्ग हैं, उनको कहा कि गुरुजी एक जगह हम आपका नाम दे रहे हैं और उसमें कुछ सवाल पूछा जा रहा है, तो आप सर ईमेल आईडी आपको ये क्या है, तो मैं अपना ही एक दूसरा ईमेल आईडी दे देता हूं और मैं आपको बता दूंगा कि यही यही पूछा है। तो वो बहुत ही मतलब विशाल हृदय के व्यक्तित्व है। तो बोले हाँ हाँ एकदम दे दो। तो हम दे दिया अपना नंबर। जैसे ही हम पेमेंट किए वैसे ही उधर से एक ईमेल आया कि इस लड़के ने आपको एज ए रेफरी यूज किया है, आप 5 मिनट टाइम निकाल करके जरा इन सारे सवालों का उत्तर दे दीजिए। उसमें से रेटिंग करवाया कि इसका बिहेवियर कैसा रहा है, इस पर रेटिंग दीजिए, आउट ऑफ 10 मार्क्स दीजिए। डिसिप्लिन कैसे रहता है, इस पर आउट ऑफ 10 दीजिए। राइटिंग स्किल कैसा है आपके नजरों में, इस पर आउट ऑफ 10 दीजिए। स्पीकिंग स्किल कैसा है, आउट ऑफ, यानी 10 सवालों को रेटिंग कराया और अंत में ये लिखवाया कि आप इसके लिए क्या चाहते हैं, आप अपना अनुभव साझा करिए, ये लिखना है। तो बताइए तो कि फॉर्म भरने के साथ ही साथ मूल्यांकन शुरू हो गया कि नहीं शुरू हुआ? तो मैं गुरुजी से कहा कि सर ये तो पूछ रहा है कि मतलब मैं कैसा हूं, तो बोले कि लिख दो, बहुत बढ़िया हो तुम तो, जो लिखना है लिख दो, ठीक है। खैर, आप लोग तैयार रहिए इसके लिए, इसलिए व्यवहार बहुत बढ़िया से बना के रखिएगा, क्योंकि 2 शिक्षकों का नाम आपको देना पड़ेगा जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरिएगा। तो मैं ही केवल इस एक्सपीरियंस से को जानता हूं कि आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। अनुजी, बीरेन जी, आप लोग ऑलरेडी सर्विस में हैं, तो आप लोग को तो पता ही होगा कि ये होता है कि नया चीज है कोई। सर मॉडल स्कूल्स जो होते हैं और पब्लिक स्कूल में भी लिया जाता है आज के समय में। तो मैं डीपीएस में पढ़ाती थी पहले, तो उसमें भी ये चीज ली गई थी, रेफरेंस लिया जाता है। तो उस रेफरेंस से मूल्यांकन ही कराया जाता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। आप सहमत है इस बात से? सर मूल्यांकन इस तरह से भी करवाया जाता है, जैसे कॉलेजेस में हमारे जैसे नैक होनी होती है, तो उसके लिए उन्हें सब डाटा कलेक्ट, तो फीडबैक परफॉर्मेंस होता है टीचर्स का, वो स्टूडेंट्स जो है हमें इवेल्युएट करते हैं बाय नेम, तो वो भी तो सर वो मूल्यांकन ही होता एकदम एकदम मूल्यांकन ही। जी बीरेन जी बताएं, कुछ बोलना चाहते हैं लग रहा है। जी सर, नैक में तो अभी सारे बच्चे जितने भी पास आउट हुए हैं सारे का फीडबैक लेना है और फीडबैक देते भी हैं, उनका मेल देखना है, मेल चेक करना है। और जितने भी फॉर्म आ रहे हैं, अब तो अभी हमारे झारखंड में उतना अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन 2 रेफरेंस तो चाहिए ही। और क्या पता उनके पास आता है कि नहीं आता है, लेकिन अरे हम तो चेक करते हैं ना, कर लिए हैं अपना मेल दे करके। मैं वही तो अपना अनुभव साझा किया कि गुरुजी का मेल के आईडी की जगह हम अपना ही मेल दे दिए, उनसे पूछ करके। उनसे पूछे कि सर आप एक अपना मेल दे दें आपके मेल की जगह, तो बोले कि हाँ हाँ दे दो दे दो। अभी तो हमारे कॉलेज में सर नाइक का हो रहा है, तो हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट का जो पास आउट हो गए हैं उनका फर्जी मेल बना के अच्छा कर रहे हैं, ताकि फर्जी काम भी कर रहे हैं। क्या करें सर, तो उस स्थिति, मैं भी इस चीज का हिस्सा हूँ। अरे उस स्थिति में 5 इयर्स का देखिए आप लोग, बाकी सब लोग देखिए आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि 2 कार्यरत शिक्षक भी यहाँ हैं और अपनी सच्चाइयां भी बता रहे हैं। सारे का मेल चेक करना है और बहुत अच्छा रिस्पांस देना है कि फलाने टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, उनका रेटिंग करना है, ग्रेडिंग देना है। जी जी बिल्कुल, ग्रेडिंग देना है जी। तो खैर चलिए, हो गई बात कि आप देख रहे हैं ना मूल्यांकन का महत्व। तो आपको लग रहा होगा कि क्या ऐसे ही है, ऐसे ही नहीं है। उच्च शिक्षा में मूल्यांकन का बहुत ही महत्व है। इवन और एक चीज और बताऊं, आपके पीएचडी एडमिशन में भी आपसे रेफरेंस मांगा जाता है अच्छे जगहों पर, आईआईटीज वगैरह में या जेएनयू में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपसे पहले लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांगा जाएगा कि आप 2 शिक्षकों का, अपने प्रोफेसरों का लाइए रिकमेंडेशन, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। व्यवहार आपका बहुत ही
महत्वपूर्ण हैं उच्च शिक्षा में, और खास करके जिस विभाग में आप पढ़ रहे हैं वहां पर डिसिप्लिन मेंटेन करना है। बागी बनने से, रिबेलियस बनने से आप अपना ही नुकसान करेंगे, लिख कर ले लीजिए। उच्च शिक्षा में अगर आपको रहना है तो ये बात एक कागज पर लिख के अपने पर्स में डाल लीजिए कि बागी बनने से काम नहीं चलेगा। बागी बन के नेता बन सकते हैं, शिक्षक बनने में बड़ी परेशानी होगी। क्या बोला मैं? बागी बनकर, रिबेलियस बनकर नेता बन सकते हैं, विधायक, मंत्री, संतरी बन सकते हैं, वो उसका स्वभाव है। लेकिन उच्च शिक्षा में अगर आपको एग्जिस्ट करना है, रहना है, तो आपको शांति प्रिय व्यक्ति बनना पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरीके से। इस बात से सहमत हैं कि मैं कुछ ज्यादा बड़ा काम बोल दिया? अल्फ्रेड नोवेल नाम के कोई है? अल्फ्रेड नोवेल, ये दिख रहा है सामने, ये इनको कहिए हेलो अल्फ्रेड नोवेल, बात करेंगी? कौन है आप? चलिए, तो हो गई बात, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मूल्यांकन में आप समझ गए मेरी बात को कि क्या चीज है। ये सतत होता है, व्यापक होता है। ये अल्फ्रेड नोवेल को जरा विवेक, इनको जरा आप ये करिए, ये अल्फ्रेड नोवेल है, तो वो क्या कर रहे हैं? कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। बस 2 मिनट, 1 मिनट बाद और करिए, नहीं होगा बाहर कर दीजिए। एक 2 मिनट बाद और करिएगा, उनको पिन करिएगा कि आप अपना वीडियो ऑन करिए, अगर वो फिर से नहीं करेंगे हटा दीजिएगा। चलिए, अब मेन बात शुरू हुई जो हमारे यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। फेजेज के आधार पर 4 तरह का मूल्यांकन होता है, और ये बहुत ही जरूरी है। मुख्य रूप से अगर आपसे परीक्षा में सवाल पूछ देगा तो इन्हीं चारों से पूछेगा। पहला है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। सर जो आपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बताया, उसमें क्लास में एक और आपने पढ़ाया है पहले, मिक्स मेथड। छोड़ो ना उस समय, अब हाँ, हाँ, वो मिक्स मेथड का मतलब ये हुआ, देखो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी मूल्यांकन अगर आप करते हैं, क्वालिटेटिव भी करते हैं ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम क्वांटिटेटिव की मात्रा ला देते हैं। इसलिए किसी एक विधि से पूरी तरह संभव नहीं है। एक मिक्स मेथड भी होता है जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मिलाया जाता है। यही बात है, इग्नोर करो। पहला लिख लीजिए प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। इसको क्या हिंदी में कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? स्थानन मूल्यांकन, सॉरी, स्थानन मूल्यांकन या स्थानिक। हाँ, स्थानन या स्थानिक। हिंदी में तो कई सारे नाम है ना, इसलिए इंग्लिश वाला याद रखिए। देखिए, स्थानन मूल्यांकन, स्थानिक मूल्यांकन, मिट गया, आ गया, ठीक है। स्थानन मूल्यांकन का मतलब यह कि आप किस स्थान पर हैं, आपका स्थान चेक किया जाता है, स्थान, प्लेस चेक किया जाता है, या किस प्लेस पर आपको रखा जाए, मतलब प्लेस की बात है कि किस प्लेस पर अभी है या किस प्लेस पर आपको रख दिया जाए। अगर इस उद्देश्य से जब मूल्यांकन किया जाए तो एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस, एट द बिगिनिंग में जब मूल्यांकन किया जाता है, जब प्रारंभ में मूल्यांकन किया जाता है, स्थान जानने के लिए किस स्थान पर अभी है या किस स्थान पर आपको रखा जाए। स्थान जहां आ गया उसको स्थानिक मूल्यांकन या स्थानन मूल्यांकन, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। तो लिखिए इसका बिगिनिंग में यानी फर्स्ट में, प्रारंभ में, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट जो होता है ना, एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का ही हिस्सा है।
यूजीसी ने तो बड़ा खतरनाक एक रूल जा रहा है निर्णय लेने, मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा टिक पाएगा। बिना अभी लागू हुए ही 1 महीना बाद ही बदलना पड़ा। एक निर्णय लिया था कि अब पीएचडी में एडमिशन जो होगा सिर्फ और सिर्फ नेट जेआरएफ के बेसिस पर हो जाएगा। ये तो बड़ा खतरनाक रूल है भाई। तो कौन टीचर कैसे समझेगा कि इस विद्यार्थी का क्या मतलब, किस विषय पर शोध करना चाहता है, क्या इसका प्रपोजल है, क्या हाइपोथेसिस है, ये कैसे स्वभाव का है, ये सब कैसे पता चलेगा? इंटरव्यू खत्म कर दिया। तो ये यूजीसी में बैठ कौन गए हैं भाई जाकर के? बिना इंटरव्यू के आप पीएचडी में एडमिशन दे दीजिएगा, पता चलेगा कि अरे यार ये तो हम कुछ और सोच कर यहाँ पर एडमिशन लिए हैं और चीज यहाँ है ही नहीं। तो बड़ा ही खतरनाक निर्णय है, इस निर्णय का विरोध होना चाहिए। अभी पब्लिक डोमेन में है, आप चाहें तो लिख सकते हैं कि इंटरव्यू को शून्य नहीं किया जाए, इंटरव्यू को वेटेज दिया जाए। यूजीसी ने शून्य घोषित कर दिया था लगभग। अभी हाल की बात बता रहा हूँ, अभी ड्राफ्ट पॉलिसी बन सर चेंज तो किया सर, 40% कर दिया, 60% नेट को और 40% यूनिवर्सिटी को दे दिया। ऐसा है ना कि पहले 1 महीना पहले ये कहा था कि प्योरली आप नेट जेआरएफ से लीजिएगा, लेकिन पता नहीं फिर बीच में क्या हुआ उसका मन, अब कहा कि 60% नेट से लीजिए और 40% जो है कि ले लीजिए रेट से, एंट्रेंस टेस्ट से लीजिए। इंटरव्यू कहाँ है? इंटरव्यू नहीं सर, नेट के बाद है, इंटरव्यू है, नेट के बाद भी है। नहीं, मेरी बात समझिए। अभी सर अभी है, भी हमारे कुलीग है, उन्होंने करी वर्धा यूनिवर्सिटी में, महाराष्ट्र। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, अभी ये लागू होना है। ओके। यूजीसी का ये एक फरमान है। इसमें है जो रुक जाइए, आप बहुत ही ये हो रहा है, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। अभी एक आया है ऐसा सर्कुलर कि आप रेट RET से यानी एंट्रेंस टेस्ट से ले लीजिए या आप यूजीसी नेट के मार्क्स से ले लीजिए। मार्क्स पर जिस बच्चे का मार्क्स यूजीसी नेट में ज्यादा है उसका आप एडमिशन ले लीजिए। इसको लागू जब ये हो जाएगा तो ये बहुत ही उच्च शिक्षा के लिए खतरनाक साबित होगा। मैं ये अपना मत बता रहा, अभी ये लागू नहीं हुआ है, अभी होने वाला है। अभी जो पहले चल रहा है वही चल रहा है। अभी की बात, अभी ड्राफ्ट पॉलिसी बनी है, अभी ड्राफ्ट बनी है, अभी पब्लिक डोमेन में है, अभी वो पास नहीं हुआ है। अभी सजेशंस मांगा गया है सारे स्टेक होल्डर से, स्टूडेंट से, टीचर से, कुलपतियों से, सारे लोगों से अभी सजेशन मांगा गया है। मेरा मानना कहना ये है, बात समझ पा रहे हैं आप? जी सर। चलिए, मैं उसका थोड़ा सा ये बताया कि देखिए नुकसान उसका ये होगा अगर इंटरव्यू का वेटेज हटा दिया जाएगा। शायद आप लोग थोड़ा सा नोटिस पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, मुझे नहीं मालूम है। बीएचयू ने एक ऐसा अभी अपना एकेडमिक काउंसिल में पास कर दिया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने, कि यहाँ पर पीएचडी में इंटरव्यू का कोई वेटेज नहीं होगा। ये पास करके अभी एकेडमिक काउंसिल में पास कर दिया है, अभी सीनेट का मुहर लगना बाकी है, एक ड्राफ्ट है। तो हम लोग थोड़ा सा एक्टिव हैं जो पढ़ लेते हैं हर एक एकेडमिक काउंसिल का क्या निर्णय है। तो खैर चलिए बात आगे करते हैं कि पहला मूल्यांकन का तरीका है, पहला जब मूल्यांकन करते हैं पहली बार किसी को स्थान जानने के लिए, तो उसको कहते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। दूसरा जो होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब होता है सुधारात्मक मूल्यांकन। व्यक्तियों या विद्यार्थियों के को सुधार करने के दृष्टि से जब हम मूल्यांकन करते हैं, उसके प्रोग्रेस कराने के लिए, उसको प्रोग्रेस कैसा कर रहा है इसको ध्यान में रख करके जब मूल्यांकन किया जाता है, उस तरह को फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। जैसे कि क्लास टेस्ट हो गया, जैसे उसमें इंट्रेंस टेस्ट हुआ था ना, तो इसमें क्लास टेस्ट हो गया, असाइनमेंट हो गया, ठीक है। ये असाइनमेंट भी तो एक तरह से मूल्यांकन ही हुआ। उसके बाद प्रेजेंटेशन हो गया,
अटेंडेंस पर मार्क्स हो गया, ये सारी बातें कहाँ सुधार करने के उद्देश्य से लिया जाता है। आपको ये प्रक्रिया आप में सुधार लाएंगी। और एक बात मैं बता दूं सब लोगों को, जो टॉप यूनिवर्सिटीज है भारत में या आईआईटीज है, वहां के बच्चे क्यों प्रगति ज्यादा कर लेते हैं आपको मालूम है? शायद नहीं मालूम होगा या मालूम भी होगा। आप सब भी देखें, सतत मूल्यांकन होता है, क्लास टेस्ट होता है, आपसे प्रेजेंट कराया जाता है, असाइनमेंट होता है हर सेक्टर में, सेमेस्टर मिड सेमेस्टर टेस्ट होता है, फर्स्ट मिड टर्म, सेकेंड मिड टर्म, थर्ड मिड टर्म, एंड टर्म, ऐसे ऐसे एग्जाम्स होते हैं। हर महीना में एक आध एग्जाम, हर हफ्ते में एक आध एग्जाम पड़ जाता है। क्या शुभरांजलि बताओ तो जरा, शुभरांजलि है, खुशबू बीएचयू में पढ़ने वाले हैं? हाँ भैया, मैं जोईता। कितना टेस्ट होता है? हाँ, कम से कम एक महीने में तो हो ही जाता है 3-4 ऐसे। 3-4 टेस्ट हो जाता है, प्रेजेंट करना होता है, असाइनमेंट लिखना होता है कि नहीं? ये सब एक फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का हिस्सा है और यह सुधार करने की प्रक्रिया, सुधार करने के उद्देश्य से बनाया गया है ये। तो मैं समझा पाया फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन समझा पाया कि जब सतत हो और ड्यूरिंग द टीचिंग हो। चलिए इस बात को लिख लीजिए, अगर अभी तक नहीं लिखे कुछ तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन लिखिए, ड्यूरिंग द टीचिंग, ड्यूरिंग द टीचिंग, शिक्षण के दौरान, और कंटिन्यूअस, सतत और शिक्षण के दौरान जो मूल्यांकन किया जाता है वह फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, सुधारात्मक मूल्यांकन किया जाता, कहा जाता है उसको। आगे बढ़ जाएं। तीसरा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को हिंदी में क्या कहेंगे? निदानात्मक कह दें? बताइए विवेक। यस सर, निदानात्मक। निदानात्मक लिख लीजिए भाई, निदानात्मक मूल्यांकन। उपचारात्मक भी लिख सकते हैं। उपचारात्मक, रिमेडियल हुआ। रिमेडियल। चलिए, ये मूल्यांकन है कि इसमें समस्या को ध्यान में रख करके ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि विद्यार्थी किस समस्या से ग्रसित है, किस समस्या से ग्रसित है कोई विद्यार्थी, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो पार्टिकुलर प्रॉब्लम का जब पता लगाते हैं तब जाकर के डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया जाता है। जैसे देखिए, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वहां पर डॉक्टर इलाज करने के दौरान आपको कुछ जांच टेस्ट लिखता है कि टेस्ट कराइए। अरे आजकल तो बहुत ज्यादा लिख देते हैं सब डॉक्टर, अनावश्यक भी लिख देते हैं पैसा कमाने के लिए। सब रहता है, साठगांठ रहता है जांच घर से या डॉक्टर से। हर डॉक्टर जांच लिख देता है और उससे कमीशन उसको मिलता है। मैं पकड़ लिया एक दिन, मैं मम्मी को लेकर गया था हॉस्पिटल में, वो लिख दिया किडनी टेस्ट, सीरम किडनी टेस्ट। मतलब क्या तबीयत क्या था? बुखार, बुखार में किडनी टेस्ट लिख दिया। तो हम तो थोड़ा सा जानते थे कि एक सीरम किडनी एक टेस्ट, सीरम किडनी टेस्ट जो होता है ये क्या चीज है। हम बोले ये क्यों लिखे हैं, ये तो किडनी का जांच है। तो कह रहा है एक कोर्स है, करा लीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा। हम बोले ओ पैसा डकैती करके आया है लग रहा है। ना ना, काटिए काटिए इसको, काटिए इसको, ये नहीं कराना है। किडनी टेस्ट, बुखार लगा है तो किडनी टेस्ट कराएं हैं? तब लिखा उस पर कि रिफ्यूज्ड बाय अटेंडेंट। उन लोग का अलग टर्मिनोलॉजी भी तो है, रिफ्यूज्ड बाय अटेंडेंट। तो कहे कि देखो ये डॉक्टरवा को लूटने का कैसे मूड बना रहा। तो डॉक्टर आजकल तो खूब लिख रहे हैं। तो वो जो टेस्ट लिखते हैं ना डॉक्टर, वो टेस्ट को डायग्नोज कहते हैं, वो डायग्नोज करते हैं, उस समस्या का पता लगाने के लिए लिखते हैं।
बात आई समझ में? इस एक्सपीरियंस से आप लोग गुजरे हैं कि नहीं, कि छोटा मोटा रोग लेके गए ना, 25 गो जांच लिखेगा, ये खून जांच कराओ, वो खून जांच कराओ, ये अल्ट्रासाउंड कराओ, वो अल्ट्रासाउंड कराओ। तो एक बात बताएं, हमारे बीएचयू में विद्यार्थियों का फ्री में जांच होता है, माने कोई भी जांच होगा शरीर का 1 रुपया भी नहीं लगेगा। तो जब मैं अब जाता हूं ना, तो जानबूझ के लिखवाता हूं कि ये भी करो, ये भी कर दीजिए, कुछ नहीं है तो किडनी का करिए, लीवर का करिए, हर 3-4 महीने पे जाकर लीवर करा लेता हूं। तो कहता है अरे क्या यार तुम्हारा लीवर तो ठीक है, हम बोले फ्री में है कर दीजिए, डायग्नोज करिए। तो खैर, लेकिन हर जगह तो फ्री में नहीं है, इसलिए मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि डॉक्टर जो जांच लिखता है उसको डायग्नोज करना, उसकी टर्मिनोलॉजी है डायग्नोज। तो इसी डायग्नोज से बना है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी कि जब प्रॉब्लम क्या है इस पता लगाने के उद्देश्य से जब टेस्ट किया जाता है तो उसको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहते हैं। निदानात्मक, निदान देना है, जब प्रॉब्लम को पता लगेगा तभी तो निदान देंगे। यस प्रॉब्लम का जब पता लगाना है तभी तो निदान देंगे। सर शोध में भी तो समस्या की पहचान करते हैं। वहां तो इवैल्यूएशन नहीं होना है ना, अभी तो इवैल्यूएशन पर बात कर रहे हैं। इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन करते हैं, आप विद्यार्थियों का मूल्यांकन करेंगे, किसी का मूल्यांकन करेंगे तो समस्या को ध्यान में रख करके और वैसा ही डिजाइन करते हैं टेस्ट। और चलिए लास्ट इन दिस, चौथा मूल्यांकन क्या होता है, समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन का मतलब होता है संकलनात्मक मूल्यांकन, ठीक है ना, संख्यात्मक मूल्यांकन, योगात्मक भी होता है। हाँ, योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है, लिख लीजिएगा लोग, संकलनात्मक या योगात्मक। देखिए योगात्मक मूल्यांकन का ये लास्ट में, पहले तो लिखिए कि लास्ट में होता है, यानी सिलेबस जब पूरा हो गया, टर्म इंड जो हो गया, टर्म इंड है, लास्ट में ये अचीवमेंट कितना किए, अचीवमेंट को टेस्ट करने के लिए, क्या आप कितना सीखे, लास्ट में जब किया जाता है, जब पूरा सिलेबस फिनिश हो गया, आप कितना अचीव किए, कितना अर्जित किए, क्या क्या लेकर आए, अभी तक क्या क्या सीखे। सर इसी में यही है उपलब्धि परीक्षा। हाँ, यही है उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट वही तो हुआ। उपलब्धि की जब परीक्षण की जाती, लिख लीजिए तो भारती बताई ना, देखिए कितना जबरदस्त चीज भारती बता रही है। उपलब्ध, एक टॉफी बढ़ गया, जो काउंट कर लीजिएगा, 2 से 3 हो गया भारती, ठीक है ना। तो की हुई है सर, टीचर बन गई। अरे वाह, उपलब्धि परीक्षण कहते तो है इस क्लास में, मतलब इस क्लास की गजब की खूबसूरती है, कई फील्ड के लोग हैं, सक्सेसफुल लोग यहाँ पर हैं, तो बहुत बढ़िया भारती कि उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य से योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है, ये सबसे अंत में किया जाता है, क्या सीखे क्या किए। तो चलिए ये रहा मूल्यांकन। इतना अगर आप ध्यान में रखते हैं तो यूजीसी नेट में अगर आता है मूल्यांकन से सवाल तो आप कर लीजिएगा, लेकिन एक और क्रेडिट बेस्ड मूल्यांकन भी होता है, तो उसको अगले दिन पढ़ा देंगे। क्रेडिट बेस्ड मूल्यांकन कि कैसे क्रेडिट ट्रांसफर हो जाता है, यूजीसी ने क्या क्रेडिट के सिस्टम जो बनाए हैं, 10 पॉइंट क्रेडिट सिस्टम, जैसे 10 आउट ऑफ 10 अगर 10 पाइएगा तो ओ ग्रेड मिलेगा, 9 पाइएगा तो क्या मिलेगा, एक क्रेडिट बेस्ड मूल्यांकन है, ठीक है, सीबी क्रेडिट बेस्ड, सीबीसी चॉइस बेस्ड, ठीक है। वो अब आज नहीं, आज अगर करेंगे तो ज्यादा ये हो जाएगा। चलिए फटाफट कुछ क्वेश्चंस आज भेजे हैं हम, उसको कर लिया जाए, कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं ग्रुप में, उसको कर लिया जाए। जी सर, जी सहमति है कि नहीं है? जी सर। तो भागिएगा लोग मत, 35 लोग हैं, मुझे लेकर के भागिएगा मत, ठीक है। चलिए हम, ये हमारा दिख रहा है,
ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। तो मैं अपने स्क्रीन पर प्रेजेंट अभी आपके ग्रुप में भेजा हूं, आप ग्रुप में निकाल सकते हैं। आप देखिए अभी मैं भेजा हूं ना, उसी को मैं निकाल रहा हूं। इसी ग्रुप में भेजा था। देखिए दो सेट है ये। आइए, ये खुला, खुल गया। हाँ, हुआ? दिखा? मेरे स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है? जी सर, दिख रहा है, दिख रहा है। यस सर। नैदानिक मूल्य, देखो इसको नैदानिक भी कहते हैं, नैदानिक भी लिख लीजिए। निदानात्मक को नैदानिक मूल्यांकन भी कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, नैदानिक मूल्यांकन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अभी निश्चित करता है। 4 ऑप्शन है। पहला है अनुदेशों के प्रारंभ में विद्यार्थियों का कार्य निष्पादन। प्रारंभ में गलत है, प्रारंभ दिखेगा गलत काट दीजिए। प्रारंभ में नहीं, बीच में किया जाता है। नैदानिक कहां किया जाता है? ड्यूरिंग द टीचिंग। बात में समझा पा रहा हूं कुछ? बोलिए ना। जी सर। सर वो तो फॉर्मेटिव किया जाता है ना ड्यूरिंग द। फॉर्मेटिव का सर बोले थे। अरे भाई एक मिनट दोनों फॉर्मेटिव और सुनिए, डायग्नोस्टिक दोनों। कहना भूल गया। डायग्नोस्टिक भी बीचे में न करिएगा। प्रॉब्लम का पता कहाँ लगाइएगा? सबसे अंत में। ये बीच में ये भी किया जाता है। पहला तो प्रारंभ में नहीं, बीच में, दोनों बीच में। फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक दोनों बीच में किया जाता है। अनुदेशों के दौरान अधिगम की प्रगति और विफलता के लिए, इसके लिए कहते हैं। ध्यान में क्या रखना है? समस्या और कारण, प्रॉब्लम और उसका रीजन ढूंढने के उद्देश्य से किया जाता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। समस्या ध्यान में रखिएगा, प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर जब किया जाएगा कोई इवैल्यूएशन तो डायग्नोस्टिक होगा। ये चारों में कौन सा ऑप्शन है सही? 4। सर डी वाला ठीक है। डी। अनुदेशों के दौरान यानी ड्यूरिंग द टीचिंग अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान के लिए। समस्या, कारण, निदान के लिए निदानात्मक मूल्यांकन। चलिए अगला अगला अगला। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूल्यांकन में अनुदेश के समय शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों की को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए अधिगम प्रक्रिया का आकलन किया जाता है? अच्छा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। अरे बाप रे, तो छूट गया ये। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को लिख लीजिए, निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। निर्माण कर रहा है, रूप आंसर भी यही होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, एक उसका मतलब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब निर्माणात्मक मूल्यांकन भी होता है। इस सवाल का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूल्यांकन में अनुदेशों के समय यानी ड्यूरिंग द टीचिंग शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों की प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए अधिगम प्रक्रिया का आकलन किया जाता है? दैट इज कॉल्ड निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, ये सब एग्जाम का क्वेश्चन है। देख रहे हैं ना एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है? ये एग्जाम का क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है? ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह से आप हटाइएगा, सोचिएगा, छाटिएगा, एलिमिनेट करके। क्या स्थानन मूल्यांकन तो बीच में किया जाता है, पहले किया जाता है, शुरू में किया जाता है। निदानात्मक मूल्यांकन तो समस्या केंद्रित है। अंतिम मूल्यांकन तो सबसे लास्ट में किया जाता है। क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूल्यांकन अनुदेश के समय शिक्षक विद्यार्थी दोनों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए यानी सुधार करने के लिए? तो निर्माणात्मक मूल्यांकन। चलिए अगला, विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन निम्न में से किससे किया जा सकता है? पहला है पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन। किससे? सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन। डी नहीं, सतत मूल्यांकन। डी सी डी दोनों कर दे। सी एंड डी। हाँ जी, दोनों अगर आएगा तो दोनों आएगा। तो में तो निदानात्मक भी आ जाएगा सर। बहुत कौन बात, ये बात कौन बोला? एक टॉफी आपका हो गया भाई। इसमें देखो निदानात्मक क्यों नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि एक ही चुनना है और दूसरा की सतत में निदानात्मक भी आ गया। बढ़िया, इसी तरह से दिमाग लगाना है। चलिए अब हो गया इस बात को। अगला कैसे मिलेगा? काटना होगा यहाँ से। हाँ,
आइए अगला पेज। हाँ, उच्च, देखिए क्रेडिट वाला तो सवाल भी दे दिया हूँ, पढ़ाया नहीं, फिर भी चलिए। उच्च शिक्षा में क्रेडिट प्रणाली के मूल्यांकन के तत्वों में कौन शामिल नहीं है, जरा बताइएगा। कोई बताइए तो, अभी पढ़ाया नहीं हूँ, बताएं। सी परीक्षा फल। परीक्षा फल सर। हाँ सही है। देखिए बाकी ये तीनों सही है। सेमेस्टर सिस्टम होता ही है, क्रेडिट का हस्तांतरण भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी सेमेस्टर में आपका नंबर कम आ गया और किसी में ज्यादा आ गया, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको दोनों में ये कर दिया जाएगा, या ये भी आपको दिया जाता है कि किसी सेमेस्टर में आप 5 कोर्स ले और अगले में 3 ही ले लीजिएगा, ऐसा भी है। तो क्रेडिट का हस्तांतरण होता है। जैसे देखिए, कुल सिलेबस को क्रेडिट में बांट दिया गया। मेरी बात समझिए, सारे सिलेबस को। ए भाई, ये कौन माइक ऑन कर दिया? माइक किसका ऑन है विवेक? देखिए किसका माइक ऑन हो गया? माइक मत ऑन करिए अपना आप लोग। देखिए क्रेडिट सिस्टम में क्या होता है कि क्रेडिट, पूरे सिलेबस को एक क्रेडिट में बांट दिया गया और आपको पूरा कोर्स पूरा करने के लिए, फुल कोर्स पूरा करने के लिए उतने क्रेडिट लाना जरूरी है। तो आपके पास चॉइस होता है कि किस सेमेस्टर में आप कितना क्रेडिट का कोर्स लेना चाहते हैं। चलिए इसको पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो आप समझिए ना कि ये परीक्षा फल शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल है। अगला, मूल्यांकन में नवाचार से प्रभावी होता है। सर। हाँ सर। सभी सर बोलिए, क्या बोल रही हैं? हाँ सर, वो कनेक्टिंग प्रॉब्लम हो रहा था तो मेरा दूसरा से छूट ही गया। क्या बताया आपने तो? अब फिर से बताएं पूरा? हाँ सर, फिर कैसे करूंगी? नहीं, आप अभी, अब तो पूरा ये हो जाएगा ना, पूरा खराब हो जाएगा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। कोई मैसेज पे लिख देना सर। आप मुझसे बात कर लीजिएगा फोन करके। चलिए अगला, मूल्यांकन में नवाचार से प्रभावी होता है। क्या है अब आंसर, क्या होगा? मूल्यांकन, शिक्षण की प्रक्रिया, शिक्षक का व्यवहार, विद्यार्थियों का लक्षणों के सभी, उपरोक्त सभी। अगला, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों का निरंतर मूल्यांकन हो, शिक्षकों का उच्च वेतन दे दिया जाए। इस पर तो टीचर खुश हो जाएगा सर। अरे उच्च वेतन 5-6 लाख कर दिया जाए। उसके बाद पाठ्यक्रम में संशोधित कर दिया जाए। विश्वविद्यालय की भव्य इमारत का ये कौन व्यक्ति है बार-बार? ए विवेक, ये कौन व्यक्ति है बार-बार अपना माइक खोल रहा है? बाहर कर दीजिए इसको, अगर ऐसे करेगा तो। बार-बार अपना माइक क्यों खोल रहे हो भाई? क्लास में बैठे हैं कि और कहीं? यहाँ पर मैंने क्या रंग कार्यक्रम में, रंगारंग कार्यक्रम में बैठे हैं क्या? ध्यान दीजिए ना कि वीडियो रोमन का ही हो जा रहा है सर, बाहर हो गई। अगला देखिए, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि छात्रों का निरंतर मूल्यांकन किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है? सर ए और सी ए होगा सर। ए या सी हो सकता है। योगात्मक ए देखा जे सी कहल है नो, यानी सी कैसे हो जाएगा? ए है इसका आंसर। ए होगा। ए, सिर्फ ए होगा। योगात्मक मूल्यांकन, सॉरी, अंत में किया जाता है ना। हाँ तो समेटिव है, योगात्मक है, समेटिव है। बात हो गई खत्म। तो इस तरह से अभी आज जो पढ़े उसका उपयोग भी देख लिए कि ऐसे ही सवाल पूछा जाता है। तो बेहतर है, ये तरीका भी बेहतर है कि आप कुछ पढ़ें और उसका यहीं पर आपको क्वेश्चन भी किस फॉर्म में आता है। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चंस थे, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। आप लोग अभ्यास करिए। अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो सबका मालिक ईश्वर है, आपका भी मालिक है, आपसे क्यों उसको। अगर आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं और मन में बड़े बड़े ख्वाब है, आपको, आपके लिए ईश्वर है, सबका मालिक है, आपका भी वो मालिक है। अभ्यास करिए जी।